ऐसे प्रश्न जो एक आम आदमी के दिल में आते हैं, आपके एक एम्प्लॉय के दिल में आते हैं, कि एम्प्लॉयर के पास आते हैं, उनके जवाब इस पुस्तक में है। वो भी आप ही की तरह 2016 से पेंशनर बने हैं, तो उनके दिल में जो प्रश्न थे कहीं ना कहीं उन्होंने इस पुस्तक में उन सबको समेटा है। और इसलिए एक आम आदमी के लिए, एक आम पीएफ मेंबर के लिए ये पुस्तक बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे पास पीएफ के सभी पेंशनर्स और पीएफ के मेंबर्स के लिए एक तोहफा है। एक ऐसी पुस्तक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, अप्रैल 2018 में लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के नाम और इसके बारे में डिटेल्स मैं कुछ क्षणों बाद आपको बताऊंगा। उससे पहले उन दो शख्सियत के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है, मिस्टर भार्गव और मिस्टर बैरवा साहब। उन दोनों के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, इस पुस्तक में क्या है वो बताएंगे, और जाते जाते आपको इस पुस्तक के नाम, इसकी डिटेल और कहां से पुस्तक आपको मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेबर लॉ एडवाइजर के इस नए एपिसोड में, और बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। तो सर, सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। इस पुस्तक के लिखने से पहले आपकी सर्विस लाइफ रही है और क्या इंस्पिरेशन रहा है इसके पीछे? मैं नीरज भार्गव और मैं रिटायर्ड जनरल मैनेजर प्राइवेट इंडस्ट्री से हूँ, और मैं 2016 में रिटायर हुआ था। और उसके बाद से मैं थोड़ा सा टीचिंग का काम कर रहा हूँ। और पिछले साल जुलाई में मेरे को पता पड़ा कि कोहली साहब हैं, प्रवीण कोहली जी हैं, जो कि हायर पेंशन इश्यूज़ पे कुछ एक मूवमेंट चला रहे हैं। तो उसके बारे में मेरे को जानकारी मिली, इस तरह से मैं उनके कांटेक्ट में आया और इस तरह से हमारे थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि हुई हायर पेंशन के बारे में, जिसके बारे में हमको पहले कुछ पता नहीं था। क्योंकि हम ये सोचते थे कि और लोगों के पैसे कट रहे हैं और मेरे भी कट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाद में जब इसमें इंट्रोड्यूस हुए, जब ये पता पड़ा कि कितने पैसे कटते हैं, किस तरह से कटते हैं, इत्यादि के बारे में पता पड़ा, जो कि मैं सोचता हूँ कि हर आदमी को अपने बारे में पता रखना चाहिए कि उसके कोई पैसा कट रहा है तो क्यों कट रहा है, क्या बेसिस है, क्या फॉर्मूला है, क्या इक्वेशन है जी। ये मैं सोचता हूँ कि बहुत आवश्यक है जी सर, जो कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद पता पड़ा, जो कि दे रहा है दुरुस्त है। थोड़ा सा आप सर के बारे में भी आप जानकारी देते हो। सर के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। बैरवा साहब अपने आप में एक अथॉरिटी हैं पेंशन और पीएफ के मामले में, और लगभग 1970 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी और 2012 में आप रिटायर हुए जी। और ड्यूरिंग सर्विस पीरियड ही इन्होंने बुक लिखनी चालू कर दी थी, जो कि पीएफ और पेंशन के बारे में बाइबल मानी जाती है। जहाँ कहीं भी किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम आती है तो बैरवा साहब की तरफ ही वो देखते हैं। जो प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व नहीं हो सकती वो बैरवा साहब के पास आके। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम आपकी पहले 2-3 ऐसे प्रश्न लेते हैं जो पेंशनर्स की बहुत जबरदस्त समस्या आजकल चल रही है, या कई सारे उनके डाउट्स रहते हैं। उसमें से 2-3 प्रश्न हमारे सब्सक्राइबर्स में से हमने निकाले हैं। तो पहले उन प्रश्नों से शुरू करेंगे और फिर इस पुस्तक तक आएंगे। तो पहला प्रश्न मैं यही पूछना चाहूंगा सर कि 2014 के अमेंडमेंट्स के बाद पेंशनर्स के लिए क्या क्या मेजर चेंज हो गए हैं? जो रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी या जो अभी सर्विस में हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन रिसेंट अमेंडमेंट्स को देखते हुए? 2014 के जो अमेंडमेंट आए थे उसमें जो मुख्य चीज़ें थी वो पेंशन कंट्रीब्यूशन की सीलिंग को बढ़ा करके 15,000 किया गया, 6,500 रुपये से बढ़ा करके। दूसरा ये है कि जो नए अपॉइंटी हैं, नए एम्प्लॉय लगते हैं कहीं पे भी और उनकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा है जी, तो वो पीएफ का मेंबर तो बन जाएंगे लेकिन पेंशन के मेंबर नहीं बनेंगे। 2014 के तो ये मुख्य अमेंडमेंट हैं। उसके बाद में जो संशोधन किए गए हैं वो ये हैं, वो हालांकि मेंबर्स के लिए एक चेतावनी भी है और दूसरा ये भी है कि वो उनके नुकसानदायक भी हैं। वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मेंबर का 36 महीने तक लगातार अंशदान नहीं जाता पेंशन योजना में, तो उसके पेंशन के लाभ सीज हो जाएंगे। अच्छा। और वो सिर्फ विड्रॉल बेनिफिट के एंटाइटल होंगे। मेरा यही सलाह है कि कोई भी व्यक्ति जो पेंशन का मेंबर है, जिनकी 10 साल या काम कितना भी अवधि रहा हो लेकिन पेंशन लेने की सीमा में नहीं पहुंचा है, 50 साल या 58 साल का नहीं हुआ है, तो उनको कहीं पे सर्विस करते हुए अपना पेंशन
पीएफ और पेंशन का अंशदान जरूर दें ताकि उसकी रेगुलरिटी बनी रहे और वो लैप्स नहीं हो उसके बेनिफिट। अच्छा, तो ये जो आपने बताया डिटेल, अगर उसकी 10 साल की सर्विस हो भी गई है तब फिर भी लैप्स हो सकता है? यस, फिर भी लैप्स हो जाएगा। अच्छा, 36 महीने से ज़्यादा का वो अंशदान नहीं दिया गया है तो अगर 36 महीने पहले ही वो क्लेम ले लेता है या 36 महीने के अंदर ही दोबारा से कहीं ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक और जो अमेंडमेंट किया है, अगर कोई भी व्यक्ति 58 साल के ऊपर सुपरिटेंडेंट हो गया, पेंशन के लिए एंटाइटल हो गया, एलिजिबल हो गया और वो सेवा में है, कंपनी उसको रिटायर नहीं कर रही है, मतलब 60 साल तक की रिटायरमेंट की आयु 60 साल रखी हुई है, तो ऐसी जगह पे ऐसे व्यक्ति अपने कंट्रीब्यूशन को 60 साल तक बढ़ा सकते हैं जी। और उसी हिसाब से उनकी पेंशन का कैलकुलेशन होगा, जिसमें 2 साल तो सर्विस पीरियड में बढ़ जाएगी और सैलरी उस वक्त की होगी जो उसमें होगी, फाइनल जो होगी उसमें। दूसरा ये है कि अगर वो चाहे तो 58 साल के ऊपर पेंशन कैलकुलेट तो करवा सकता है, लेकिन उसको लेना 2 साल तक के लिए स्थगित रख सकता है। स्थगित रखने में ये होगा कि हर साल के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए होगी तो हर प्रत्येक ईयर के लिए 4% प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी होगी। 2 साल में 8.1% की वृद्धि होती है ये, तो इस हिसाब से ये पेंशन उनको मिलेगी। ओके, तो दोस्तों एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब आप 60 साल तक पेंशन का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जैसा सर ने बताया। आपको ये ध्यान होगा कि अगर 58 से पहले अपन पेंशन लेने लग जाते हैं तो उसमें 4% का रिडक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से यदि आप 58 की पेंशन को डिफर्ड करके 60 पे लेते हैं तो 4% का इंक्रीज हो जाएगा, 8.1% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ आप अपना पेंशन का कंट्रीब्यूशन 58 पे रोकने की बजाय 60 तक भी ले जा सकते हैं। क्या सर इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की सहमति की आवश्यकता है? नहीं। इसका प्रोसेस क्या है? इसमें क्या है कि जब अंशदान पहले से जा रहा है और वही सैलरी स्ट्रक्चर, उसी तनख्वाह, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उसकी सेवाएं चली हैं 60 साल तक, क्योंकि रिटायरमेंट तो 58 पे नहीं हो रहा है, सही बात। कंपनी 60 पे कर रही है तो टर्म्स एंड कंडीशन वही है, इस वजह से वो ही रहेंगी जो 58 साल। कुछ इसमें डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक इंटीमेशन देनी होगी कि मैं अपना अंशदान 58 साल तक, 58 के बदले 60 साल तक जारी रखना चाहता हूँ। तो ये है। और दूसरा सर ने बताया कि आपका जो पेंशन का बेनिफिट है वो लैप्स हो सकता है, आपको सिर्फ विड्रॉल बेनिफिट मिल जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगी अगर आपका 36 महीनों तक लगातार पेंशन जमा नहीं हो रहा है, तो इसका अपन ध्यान रखेंगे। अब एक दूसरा सर ज्वलंत प्रश्न जो उभर के आ रहा है, क्या पेंशन एक्ट डिफरेंशिएट करता है एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड मेंबर्स को, और नहीं करता है तो आज जो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इस मुद्दे पर वो क्यों है? एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड, दरअसल ये परिभाषा पीएफ स्कीम में है जहाँ पे मेंबर्स एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय, अनएग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। जी। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय वो होता है जिनके नियोक्ताओं की तरफ से, कंपनियों की तरफ से पीएफ ट्रस्ट बना करके पीएफ खुद रखते हैं जी। उसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के बाद में ही ये संभव है कि वो ट्रस्ट पूरी तरीके से काम करेगा, अन्यथा वो भविष्य पीएफ डिपार्टमेंट के अंडर ले लिया जाएगा, पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा ले लिया जाएगा। दूसरा ये है कि ऐसे ट्रस्ट को गवर्न करने के लिए पैरा पीएफ स्कीम के पैरा 27AA में 31 पॉइंट दे रखे हैं। वो कंडीशंस हैं कि ट्रस्ट किस तरीके से फंक्शन करेगा और उनके अवहेलना पे ट्रस्ट की मान्यता खत्म की जा सकती है। इस हिसाब से पीएफ के लिए तो एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड है, लेकिन पेंशन योजना के अंतर्गत कोई एग्जेम्प्टेड या अनएग्जेम्प्टेड नहीं है। जो एग्जेम्पशन जिनको दे दिया, जिन कंपनियों को, फिलहाल भारत में 2 ही कंपनियां हैं जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है और उनके अलावा किसी को भी नहीं है, तो उसमें एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड का कोई फर्क में अंतर नहीं है। लेकिन जो चर्चा में आजकल है वो एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड का, वो सिर्फ इस संदर्भ में है कि पीएफ के अंदर एग्जेम्प्टेड है, पीएफ के अंदर एग्जेम्प्टेड नहीं है, यही है। ओके, तो एक्ट उनको डिफरेंशिएट नहीं करता है, लेकिन क्या उसके इंटरप्रिटेशन के कारण अभी समस्या आ रही है एग्जेम्प्टेड का, जैसे वो पेंशन बढ़ने के केस हैं और उन सभी मुद्दों को लेकर? दरअसल ये बात पेंशन स्कीम के एक पुराने पैरा के ऊपर निर्भर कर रही है, केंद्रित करके है। पैराग्राफ 11(3) का परंतु दे रखा है, प्रोविजो दे रखा है, उसके हिसाब से उस परंतु को सितंबर 14 से हटा दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है। लेकिन उसके पहले ही
उसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अगर ये चाहता है कि उसकी तनख्वाह के ऊपर जो सीलिंग है उससे ज़्यादा की तनख्वाह के ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन कटे, तो उसकी पेंशन उस हिसाब से तय की जाएगी जी। उसको पिछले करीब 10-12 साल से 2004 के आसपास से रोक सी लगा दी थी जी। कानूनी रोक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक उस आधार पर रोक लगा दी गई थी। तो उसके विरुद्ध कुछ कर्मचारी, कुछ एम्प्लॉई है पेंशन के इस समस्या को लेकर के अदालत में गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है 4 अक्टूबर 2016 को, आर.सी. गुप्ता वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर, उसमें ये दिया गया है कि व्यक्ति जिनके ऑप्शन वगैरह नहीं है लेकिन उनकी नियोक्ता पूरी सैलरी के ऊपर पीएफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो पूरी सैलरी के ऊपर पीएफ पेंशन कंट्रीब्यूशन दे करके हायर पेंशन के लिए एंटाइटल हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जब कैलकुलेशन वगैरह की बात आती है तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि ये एग्जेम्प्टेड है और ये अनएग्जेम्प्टेड है। तो एग्जेम्प्टेड का पैसा ट्रस्ट के पास रहता है, हमारे पास नहीं रहता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है कि पीएफ से पैसा डाइवर्ट कर दिया जाएगा पेंशन में और वो हायर पेंशन मिल जाएगी जी। क्योंकि पैसा पीएफ कमिश्नर के पास में है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना आसान है। और ट्रस्ट से पैसा नहीं आ रहा है, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी पैदा आई है सामने कि ट्रस्ट का पैसा हमारे पास लाने में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। इस वजह से हम एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाएंगे। ऑपरेशनल चैलेंज है, बस वही है जी। तो दोस्तों इसीलिए ये है, अभी इसमें मतलब आप बाय लॉ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन चूंकि ऑपरेशनल चैलेंज है, इसी कारण क्योंकि आपका पैसा जो नॉन एग्जम्प्टेड और एग्जम्प्टेड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका पैसा चूंकि ट्रस्ट में जमा होता है, उसकी कैलकुलेशन और उस तरह की समस्या के कारण प्रोबेबली अभी पेंशन बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आइए उस पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं, पुस्तक का नाम नहीं लेते हुए, जिसमें ये लेटेस्ट किताब है पीएफ के पेंशनर्स के बारे में। सर क्यों आपने ये पुस्तक लिखी और इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था? ये क्या इससे पहले आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं, आप सर का बारे में तो हमको पता है कि आप भी पहले इससे लिख चुके हैं, और क्यों ये आपको लगा कि ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इस किताब का। जी। ये है कि भार्गव साहब मेरे संपर्क में आए, उसके पहले पेंशन को लेकर के एक अलग से किताब लिखी हुई थी मेरी, द्विभाषी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में थी। उसका नाम था एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, 1995 नो अबाउट इट। ओके। वो एक तरीके से मैनुअल के रूप में थी, प्रैक्टिकल बुक थी वो जी, टॉपिक वाइज। अब वो मैंने आखिरी उसका संस्करण 2009 में निकला था, उसके बाद में मैंने उसको डंप कर दिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में जब ये चर्चाएं चलने लगी तो भार्गव साहब ने मेरे से संपर्क किया। भाई दी इनका संदर्भ, मेरा नाम दिल्ली से ही इनके पास में आया और इन्होंने मेरे से संपर्क किया, चर्चा कर रहे थे जी। तो पुरानी किताबें देखी पेंशन के बारे में क्या क्या है, तो देखी तो उसके अंदर देखा कि ये है अच्छी किताब है, इसको रीराइट किया जा सकता है। समस्या ये थी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंदर उसको बनाना, क्योंकि 2009 के बाद में 10 साल का काफ़ी फ़र्क हो गया, काफ़ी अमेंडमेंट आ गए, उसको पूरी तरीके से रिवाइज करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो फिर भार्गव साहब ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं इसको अंग्रेजी में ही रखें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया चली जाएगी और इसको सिर्फ इसी तरीके से रखते थे। तो मैंने नए फॉर्मेट में इसको बनाने का किया, भार्गव साहब ने इसमें पूरा सहयोग दिया। अब भार्गव साहब की कितना इसमें दिया है वो भार्गव साहब खुद बताएंगे कि। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है ऑल अबाउट एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। जयपुर के स्नेहल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, और पेंशन से रिलेटेड इससे लेटेस्ट बुक अभी आपको कहीं नहीं मिलेगी। उससे पहले भी जो पुस्तक थी वो सर की ही चलती थी, और सर के कंट्रीब्यूशन के साथ, भार्गव साहब के कंट्रीब्यूशन के साथ ये नई पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम वो वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो आगे जानते हैं हम लोग इस पुस्तक के बारे में नीरज भार्गव साहब से कि और इस पुस्तक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक पीएफ मेंबर्स के लिए, एक पेंशनर के लिए बहुत लाभकारी है। इस पुस्तक का नाम पहले हमने कई तरह के नाम सोचे थे हमने कि किस तरह से रखें। तो एक नाम ये भी था कि मोर अबाउट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95, क्योंकि जो बैरवा साहब ने बताया जो इनकी 2009 की किताब थी उसमें केवल एक्ट और उसके बारे में बताया गया था, लेकिन हमने सोचा इसमें और भी जानकारी होनी चाहिए जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए आम आदमी की तरह,
तो मैंने वो बैरवा साहब से डिस्कस किया कि ये पॉइंट्स इस पुस्तक में होने चाहिए जी। जैसे कि जो पुस्तक में कोई अमेंडमेंट होता है, एक्ट में, स्कीम में कोई अमेंडमेंट होता है, वो जीएसआर के तहत होता है जी। तो हमने इसमें करीब 43-44 जीएसआर चेंजेस हुए हैं, उनकी लिस्ट भी डाली है। ओके। इतना तो संभव नहीं था कि सारे जीएसआर पूरे के पूरे देते, लेकिन उनकी लिस्ट डाल दी है जिससे कि आप उस नंबर से अगर नेट से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। ओके। इसके साथ हमने जब 95-96 से जब ये स्कीम लागू हुई, उसके बाद 21 साल की एनुअल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन रिपोर्ट्स और ऑडिटेड रिपोर्ट्स सारी स्टडी करी और उनसे इसमें टेबल्स और ग्राफ्स बनाए जिससे कि इसमें आम आदमी को, आम पेंशनर को और भी जानकारी मिल सके। प्लस इसके साथ इसमें हमने कुछ केसेस भी लिए जो रेफरेंस केसेस थे हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, जो कि एक किसी भी आदमी को रेफरेंस का काम कर सकें कि ये रूलिंग्स आई हैं जी ओवर एंड अबव द स्कीम एक्ट। जी। तो सर सी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे इस डिस्कशन में लगी, सर ने ये प्रश्न बोला कि ऐसे प्रश्न जो एक आम आदमी के दिल में आते हैं, आपके एक एम्प्लॉय के दिल में आते हैं, कि एम्प्लॉयर के पास आते हैं, उनके जवाब इस पुस्तक में हैं। जैसे बैरवा साहब की बात करेंगे तो आप तो पीएफ के बारे में सब जानते हैं और सब उनकी पुस्तकें रेफर की जाती है, लेकिन जहां तक भार्गव साहब का प्रश्न है, वो भी आप ही की तरह 2016 से पेंशनर बने हैं, तो उनके दिल में जो प्रश्न थे कहीं ना कहीं उन्होंने इस पुस्तक में उन सबको समेटा है। और इसलिए एक आम आदमी के लिए, एक आम पीएफ मेंबर के लिए ये पुस्तक बहुत ही लाभकारी है। और ऐसा नहीं कि बहुत ही मोटी पुस्तक है, लगभग 100 पेज की पुस्तक है और पूरा पेंशन एक्ट लगभग कवर करती है ये। तो दोस्तों, ये पुस्तक अभी जो लोग एटलीस्ट जो लोग पेंशनर बनने वाले हैं, जो भी पेंशनर हैं, उन सभी के लिए पुस्तक बहुत ही लाभकारी है। हम नीचे कोशिश कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक तक कैसे आप पहुंच सकते हैं उसका लिंक दें। यदि ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी ये पुस्तक या होने वाली है तो उसका भी हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। सभी पीएफ मेंबर्स को, सभी पेंशनर्स को एक बार इस बुक को गो थ्रू करना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं वो समझ सके कि कहीं उनके कैलकुलेशन में समस्या, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कैसे वो पेंशनर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे केस आते हैं जो मैनुअल एरर के कारण पेंशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उन सभी से बचने के लिए पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। मात्र 100 प्रश्नों की एक पुस्तक है। आप कुछ दिन में इसको आराम से पढ़ पाएंगे और आपकी जानकारी पीएफ की जबरदस्त हो जाएगी इसके बाद। तो इसलिए इन दो महानुभावों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो देश के 13-14 करोड़ पीएफ मेंबर्स हैं, उनके लिए शायद ये बुक बहुत ही लाभकारी होगी और उन सभी को ये पुस्तक रेफर करनी चाहिए। आज हमारे छोटे से एपिसोड में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लेबर लॉ एडवाइजर की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।